নিউজ 18 বাংলা স্বাগত। মহানগর নিয়ে আমি সব্যসাচী আপনাদের সঙ্গে। অলিম্পিকে সোনা জিতে গতকালই দেশে ফিরেছেন নীরজ চোপড়া। বিমানবন্দরে তাকে স্বাগত জানাতে ছিল উপচে পড়া ভিড়, আর তারপর সন্ধে রাজকীয় সংবর্ধনা। নিউজ 18 বাংলা এক্সক্লুসিव, সোনার ছেলে नीरज। टोक्यो ओलंपिक में पोडियम पर जब नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल पहनाया जा रहा था और उसके बाद राष्ट्रगान गूंज रहा था, यकीन मानिए न सिर्फ एक खिलाड़ी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए वो गौरव का लम्हा था। और उस गौरव के लम्हे को हम सबसे रूबरू कराया भारत के स्टार, भारत के हीरो, भारत के सपूत नीरज चोपड़ा ने, जो इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज 18 इंडिया पर। नीरज, बहुत बहुत बधाई और न्यूज 18 इंडिया पर आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल कि अब किसी भी खिलाड़ी का, एथलीट का एक बहुत बड़ा सपना होता है कि वो ओलंपिक में गोल्ड जीते। आपने वो कारनामा करके दिखाया। अब ओलंपिक में मेडल आप जीत चुके हैं, इसके बाद आगे क्या क्या मंजिल है आपकी? अब इसके बाद जो अगले साल हमारे कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप है, अब पूरा फोकस उन पे है और बहुत ही जल्दी हम उनके लिए ट्रेनिंग शुरू कर देंगे और फिर उसके बाद जल्दी दोबारा ओलंपिक भी आ जाएगा, तो बहुत ज़रूरी है अभी फोकस रहना। 121 साल का इतिहास, एथलीट में पहला मेडल, गोल्ड मेडल, इतना लंबा सफ़र, क्यों आखिर इतना हमें इंतज़ार करना पड़ा? और पेरिस में आप एक मेडल से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं, ऐसा लग रहा है। तो पेरिस के लिए क्या तैयारी हैं और हमें इतना लंबा इंतज़ार क्यों करना पड़ा? मुझे लगता है कि पता नहीं, वो शायद हमारे लिए कहीं हमारे एथलीट्स के लिए इतना दिन नहीं था, या फिर वो अपना 100% उस दिन नहीं दे पाए होंगे। पर हमारे बहुत अच्छे ऐसे एथलीट रहे हैं जो बहुत ही मेडल क्लोज रह के, वो जैसे 4th पोजीशन आई है, वो बहुत क्लोज थे लेकिन मेडल जीत नहीं पाए। तो पर ये नहीं बोल सकते कि वो अपनी तरफ से तैयारी नहीं करके गए थे, वो बहुत तैयारी में थे। बस उस दिन कहीं ना कहीं उनका दिन नहीं था, लेकिन अभी मैं खेलने गया था तो बस उस दिन के लिए मेहनत की थी और उस दिन मेरी अच्छी फीलिंग थी, बॉडी अच्छी चली, तो हम ऐसा कर पाए। देखिए, जब भी कोई खिलाड़ी या एथलीट जीतता है और वो भी गोल्ड आपने जीता है, तो बहुत बुनियादी सवाल उठते हैं कि अब हम ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हमारा अब तक का रहा है ओलंपिक के इतिहास में। आपको लगता है कि क्या अब यहाँ से कितना बदलाव हमारे सिस्टम में आएगा और हम यहाँ से कहाँ जा सकते हैं? क्या बुनियादी चीज़ों में बदलाव की ज़रूरत है? आपको क्या लगता है कि क्या अभी भी सुधार की गुंजाइश है कि हम और आगे इस टैली को और आगे बढ़ाएं इसको? बिल्कुल, मुझे लगता है धीरे धीरे करके सुधार हो रहा है, इसीलिए हमारी परफॉर्मेंस पहले से अच्छी है और आशा करता हूं क्योंकि हाँ, सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा सुधार आएगा, हम ऊपर सबसे ऊपर वाले लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो वही फैसिलिटी और बहुत जो एथलीट्स को ज़रूरत होती है, डाइट या उनको, वो सारा धीरे धीरे करके उनकी पूरी हो रही है। तो और हम मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, तो बिल्कुल जो आने वाला जो फ्यूचर होगा इंडियन स्पोर्ट्स का, तो वो अच्छा होगा। ऐसे कोई दो ज़रूरी बदलाव अगर आप सुझाव देना चाहें, क्योंकि अब बहुत ज़रूरी होगा कि जिस तरह से हमने देखा लोग सुझाव देते हैं, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि कहाँ और हम इसे बेहतर कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को? मुझे लगता है तो जो बच्चों को ग्राउंड चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं, तो ग्राउंड सबसे ज़रूरी हैं। जो छोटे छोटे गाँव के आसपास ऐसे कोई ना कोई स्टेडियम होना चाहिए जहाँ पे बच्चे जाके खेल सकें। और दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे इक्विपमेंट वगैरह होने चाहिए और कोई ना कोई ऐसा कोई इंसान वहाँ पे होना चाहिए जिसको स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज हो, जो बच्चों को एक सही रास्ता दिखा सके। तो ये हमें बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। अब पूरा देश आपको सलाम कर रहा है। हम जब आप जीते थे, हम आपके गांव में मौजूद थे, मतलब वो लम्हा ऐसा था कि आंख से आंसू आ गए कि जिस लम्हे का सब लोग इंतज़ार कर रहे थे वो हमने देखा। तो जब आप पोडियम फिनिश कर रहे थे तो उस वक्त आपको क्या महसूस हो रहा था? बस मुझे लग रहा था कि एक सपना था, जो वो सपना आज पूरा हो रहा है और मैं उसके बारे में कुछ बता नहीं सकता क्योंकि वो एक बहुत ही एक अलग फीलिंग थी, बहुत मज़ा आया था उस टाइम। अच्छा, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे बात भी की उन्होंने और उन्होंने सराहा भी काफ़ी कोशिशों को, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो उन्होंने सभी एथलीट से बात की, मेडल जीतने वालों से नहीं, जो मेडल नहीं जीत पाए हॉकी टीम अपनी वुमेन्स की, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, उनसे ही बात की। तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत एक अच्छा उनका कदम था कि जो हमारे देश के एथलीट खेलने गए हैं उनको
उनसे बात करो और उनको मोटिवेट करो। अब इंटरव्यू के आखिरी दौर में हैं हम। पाकिस्तान के जो अरशद नदीम है वो आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं और आपने भी कहा था कि वो अगर साथ होते तो और अच्छा लगता। वो बॉन्डिंग क्या उसके बारे में आप कहना चाहेंगे? मैं ये कहूंगा कि वो भी एक अच्छा एथलीट है, उसने बहुत अच्छी थ्रो की है अभी। और एक स्पोर्ट्स जो है स्पोर्ट्स से ही सिखाता है कि आपस में मिलजुल के रहो। और ये एक अच्छी बात है कि वो ऐसा बोलता है। और क्योंकि और भी जो दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे एथलीट्स हैं, बहुत बड़े बड़े, अगर वो मेरे बारे में से बोलता है तो मैं थैंक यू करता हूं। खेल से अलग एक और सवाल, बस आखिरी सवाल मैं इस पूछ के फिनिश करूंगा। ये बताइए कि ओलंपिक में मेडल हो गया, अब सबसे पहला काम आप क्या करने वाले हैं यहाँ से जाने के बाद, और क्या आपकी क्या तैयारियां हैं और क्या करने वाले हैं आप आगे? अभी तो सबसे पहले मैं मेडल हो गया है, अभी थोड़े दिन रिलैक्स करूंगा, घर पे जाऊंगा, घर वालों के साथ अच्छे से बैठूंगा, उनके साथ टाइम स्पेंड करूंगा और फिर उसके बाद दोबारा से अपनी ट्रेनिंग जो अगले कॉम्पिटिशन्स के लिए शुरू कर देंगे। आपकी भाभी से हमारी बात हो रही थी, वो कह रही थी कि मैंने पूछा उनसे शादी के बारे में, तो अब वो कह रही थी ओलंपिक के बाद उन्होंने सोचा है। तो क्या इस दिशा में आप कुछ सोच रहे हैं आगे? क्या सॉरी, शादी के लिए क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं सोच रहा जी, अभी तो अपना गेम के लिए सोच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 इंडिया से बात करने के लिए। नीरज चोपड़ा, जो कि बहुत तफसील से उन्होंने बात रखी, हर पहलू पर, पर्सनल प्रोफेशनल तमाम मुद्दों पर बात की। और यकीन मानिए कि नीरज चोपड़ा ने जो कामयाबी हासिल की है वो जमाने तक याद रहेगी। जावेद मंसूरी, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। অন্যান্য খবরে চোখ রাখি। দিগলতারির একঘর মানুষের মনে প্রাণে এখনো নেতাজি। তাদের আদর্শের নাম আজাদ হিন্দ। স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষে আমাদের সংকল্প বেঁচে থাকা সবার আদর্শ আর বিশ্বাস। একটা রাজনৈতিক স্বপ্ন আঁকড়ে কতদিন পড়ে থাকা যায়? 1 দশক, 2 দশক? দিগলতারির এই মানুষগুলো আজীবন একটা রাজনৈতিক স্বপ্ন আঁকড়ে পড়ে আছে। শুনুন তাদের মুখে তাদের স্বপ্ন। পতাকা কবে তুললেন? পত্রিকা তুলছি আমি ধরো 1997 সালে, তারপর ওই থেকে আছে। তা আপনি বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএম কোনো পার্টি করেন না? আমরা কোনো পারি না। আপনারা আজাদ হিন্দ করেন? আজাদ হিন্দের ব্যাপারে আরেকটু বলুন তো। নেতাজি যখন এরকম বিপ্লবী করলো তখন ওর নাম শোনে না, তোমরা ইতিহাসও কি পান নাই? আরে আমি তো জানি আজাদ হিন্দ ফৌজ কি জিনিস। হ্যাঁ, স্বাধীনতার লড়াই, আজাদ হিন্দ ফৌজ, প্রথম আজাদ হিন্দ সরকার। হ্যাঁ, একবারই এখানে নেতাজিকে মন দিয়ে ভোট দিয়ে রেখে দিচ্ছে। পার্টির কোনো ক্যাচালও করি না, আমরা ক্যাচালে যাইও না, আমাকে মাথা বাড়ি দেয় না, আমরাও যাই না। দিগলতারির স্বপ্নের নাম আজাদ হিন্দ, বিশ্বাসের নাম নেতাজি। কেন জানেন? আমার যেখানে আদর্শ আছে সেখানেই আমরা আছি। আপনাদের আদর্শ কি? আদর্শের এই যে ন্যায় নীতিটাই আমাদের আদর্শ, কারো অন্যায় নয়। পরের খবর, করোনা নদীতে বাড়ছে দূষণ, নষ্ট হচ্ছে পরিবেশ। করোনাকালে করোনা অ্যাকশন প্ল্যানের কাজও থমকে। নদী সংস্কারের দাবিতে সরব জলপাইগুড়িবাসী। নদী এখানে গতি হারিয়েছে, চারদিকে আবর্জনায় ভরা। দেখলে মনে হবে বড় নর্দমা, আসলে নদী। এটাই করোলা নদী। জলপাইগুড়ি শহরের মধ্যে দিয়ে এঁকে বেঁকে গিয়েছে। কয়েক বছর আগে রাজ্যের 17টি দূষিত নদীর তালিকা তৈরি করে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। তার মধ্যে রয়েছে এই করোলা নদীও। করোলা নদী পুনরুজ্জীবনের জন্য 2020 সালে অ্যাকশন প্ল্যানের কথা ঘোষণা করে রাজ্য,
কিন্তু করোনাকালে থমকে সেই কাজ, ফলে করোলা আজও আবর্জনায় ভরা। 2020 সালে একটা অ্যাকশন প্ল্যান গৃহীত হয়। সেই অ্যাকশন প্ল্যান অনুযায়ী 2021-এর মধ্যে অন্তত সিওয়ারেজের জলগুলো পরিশ্রুত করার যে পরিকল্পনা সেটা বাস্তবায়িত করা হবে। তাছাড়া যে সমস্ত বর্জ্য করলায় ফেলা হচ্ছে বা ইত্যাদির জন্য দূষিত হচ্ছে, সেই বর্জ্য যাতে করলায় না পড়ে তারও ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা ছিল, তো সেটা এখনো হয়নি। এই ধরনের নদী টদীর ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা বিষয়ের ক্ষেত্রে কি হবে, যত দিন যাবে তত দূষণ হবে বা অন্যান্য সমস্যাগুলো বৃদ্ধি পাবে। সেই জন্য যত তাড়াতাড়ি অ্যাকশন প্ল্যানের যে পরিকল্পনাগুলো সেগুলো কাজে রূপায়িত করা যায়, তত তাড়াতাড়ি এর ডিগ্রেডেশনটাকে রোধ করা যাবে। ইমিডিয়েটলি দ্রুতভাবে কাজ করা উচিত, কারণ আগামী দিনে এই কল্যাণ নদী বা তিস্তাতে কত লোক মারা যাবে তার কোনো হিসাব নেই, ব্যাকটেরিয়াতে ভরে গেছে পুরোটা। তাই আমাদের আবেদন এই অ্যাকশন প্ল্যানটা যেন ফাইলে করে বন্ধ না থাকে, সেটা খুলে গিয়ে কাজে যেন হাত দেওয়া হয়। নদীর বুকে আবর্জনা, নদীর দম বন্ধ হয়ে আসছে, কিন্তু করলার কান্না শুনছে কে? জলপাইগুড়ি থেকে শান্তনু কর, নিউজ 18 বাংলা। বন্ধন নিয়ে ছবি বানাচ্ছেন ফারহান আখতার, পরিচালকের রোড ট্রিপে অভিনয় করছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, আলিয়া ভাট ও দীপিকা পাড়ুকোন। কাস্টিংয়ে না থাকলে উজ্জ্বল উপস্থিতি রণবীর কাপুরের। मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो धोपतूंगी ना उसको। अच्छा, बहुत बड़ी गुंडी है तू। अच्छा छोड़ ना, सॉरी, फिर से नहीं होएगा ऐसा। कहा मेरी कसम। मर जाएगा तू। আপনার এক্স, বর্তমান ও এক ভালো বান্ধবী যদি রোড ট্রিপে বেরিয়ে পড়েন, কেমন হয় বলুন তো? বিপজ্জনক পরিস্থিতি, তাই না? বিষয়টা ঠিক কেমন? এই প্রশ্নের উত্তর একমাত্র দিতে পারবেন রণবীর কাপুর, কারণ সাভারিয়ার আলিয়া সঙ্গী করেছেন ক্যাট বেবিকে, সঙ্গে রয়েছে বিকি চপস। ফারহান আখতার পরিচালিত জিলে যারা রোড ট্রিপ মুভিতে বন্ধুত্বের জয়গান করবেন প্রিয়াঙ্কা, ক্যাটরিনা ও আলিয়া। দিল চাহতা হ্যার 20 বছর পূর্তিতে বন্ধুত্বের সেলিব্রেশন করবেন ঠিক করেছেন ফারহান। প্রায় এক দশক পর পরিচালনায় ফিরছেন তিনি। বিষয়ে চমক রয়েছে, কাস্টিং এ রয়েছে আরো চমক। দীপিকা আলিয়ার মোটামুটি বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছে, কারণ করণ জোহরের শোতে দর্শক তা দেখেছেন। ক্যাটের সঙ্গে ক্যাট ফাইটে কোনোভাবেই জড়িয়ে পড়বেন না আলিয়া, সেই ব্যাপারে নিশ্চিত তো ফারহান? নিউজ 18 বাংলা।